जय हिंद दोस्तों, जीत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है जिक्र करने वाले हैं भारतीय नदी अपवाह तंत्र के बारे में। तो यहाँ पे अपवाह तंत्र का जब हम जिक्र कर रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा था, इसे 3 भागों में डिवाइड करके यहाँ पे हमने चर्चा करने का जिक्र किया था। एक यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र और दूसरा गंगा नदी तंत्र, और जो इसके बाद हमने जिक्र किया था तीसरा ब्रह्मपुत्र। तो हमने सिंधु नदी के बारे में जिक्र किया था। अब हम यहाँ पे जिक्र करने वाले जो आज की क्लास में वो पंचनद नदियों के बारे में। तो पंचनद नदियाँ हैं क्या? ये सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं जिन्हें पंचनद के नाम से ना जाना जाता है। तो पंचनद के अंतर्गत यहाँ पे आप लोग देखिएगा 5 नदियाँ आती हैं। कौन कौन सी? झेलम है, चिनाब है, रावी है, तो और सतलज है, ब्यास है। तो ये 5 नदियाँ इस तरीके से पंचनद के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे आज जो हम जिक्र करने वाले हैं पंचनद के बारे में, तो इस पंचनद के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? यहाँ पे झेलम है, झेलम, चिनाब है, चिनाब, रावी है, ब्यास है, सतलज है। यहाँ पे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यह 5 नदियाँ पंचनद के नाम से जाना जाता है। इन्हीं 5 नदियों के नाम पर कि पंजाब राज्य का निर्माण हुआ था। तो पंजाब का नाम इसी 5 नदियों पे रखा गया था। तो अब हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये जो 5 नदियों का जिक्र करने वाले हैं, यह 5 की 5 नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। और यह सिंधु की सहायक से पूरब से जाकर के बाएं तट से जो है उसके सिंधु के सहायक का निर्माण करती हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये जम्मू कश्मीर हमने मैप बनाया है। जो यहाँ पे जो जितना मैप बनाया है, इतने मैप में यही सारी की सारी 5 की 5 नदियाँ अवस्थित हैं। तो यहाँ पे भारत का उत्तरी भाग है जिसमें से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो यह 5 प्रदेशों में यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 प्रदेशों जो उत्तरी भारत का, हमने 6 प्रदेशों का मैप के माध्यम से जिक्र किया है। तो इन्हीं में हम सभी नदियों का जिक्र करेंगे। एक नदी है यहाँ पे सतलज, सिंध की सहायक नदी है, जिसे पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। वह तिब्बत से निकलती है। यह सभी की सभी नदियाँ इसमें से ब्यास को छोड़ करके, कौन सी? ब्यास को छोड़ करके यह भारत में निकलती है। भारत में इसका उद्गम होता है और भारत में ही यह अपवाहित होती है। और बाकी जो 4 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, यह सभी की सभी नदियां अंतर्राष्ट्रीय नदी हैं। अर्थात यह भारत और पाकिस्तान दोनों राष्ट्रों में यह अपवाहित होती हैं। तो यहाँ पे पश्चिम में जो हमने पाकिस्तान लिखा है, तो यह सभी नदियाँ यहाँ पे 4 नदियाँ भारत से निकल करके और यह सभी एकत्रित होकर के अंत में पंचनद के नाम से सिंधु की सहायक नदी में मिल जाती हैं। तो यह सिंधु की सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम यहाँ पे अलग अलग जिक्र करते हैं इन 5 नदियों में। पहला जो जिक्र कर रहे हैं वो झेलम नदी का। यहाँ पे आइए जिक्र करते हैं किसका? झेलम नदी के बारे में। यहाँ पे झेलम नदी क्या है? हम पढ़ रहे हैं सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, जिसमें पंचनद है। यहाँ पे एक दूसरे का लिंक करके चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे यह है झेलम नदी। अब हम आइए इसे झेलम नदी के बारे में जिक्र करते हैं। इसे प्राचीन में क्या कहा जाता था? प्राचीन में इसे बितस्ता कहा जाता था। क्या है? प्राचीन में इसे बितस्ता के नाम से जाना जाता था। प्राचीन इतिहास में इसे क्या है? बितस्ता के नाम से जाना जाता था। अब इसका उद्गम देखते हैं कि इस नदी का उद्गम कहाँ पे है? इस नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो उद्गम अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर राज्य में। अब जम्मू कश्मीर यहाँ पे सबसे ऊपरी हिस्सा है। अब जम्मू कश्मीर में कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के बेरीनाग जल स्रोत के पास है। कहाँ पे है? बेरीनाग जल स्रोत के पास है। बेरीनाग जल स्रोत के पास है। बेरीनाग जल स्रोत के पास है। जल स्रोत। अब यह है कि बेरीनाग जल स्रोत कहाँ पे है? यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पड़ता है। कहाँ पे? यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पड़ता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में। अनंतनाग जिले में कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। तो यह हो गया इसका उद्गम।
अब यहाँ पे हम अगली पॉइंट इसका देखते हैं कि यह लगभग इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। यहाँ पे लंबाई का जिक्र करते हैं, झेलम नदी की लंबाई, तो यह किसका है 725 किलोमीटर। यह किसकी सहायक नदी है? यह सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु के बाएं तट से यह मिलती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जब यह या झेलम नदी बैरीनाग जल स्रोत से होकर के अर्थात जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से होकर के यह अपने उद्गम से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। किस तरह? यह अपने उद्गम से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है अर्थात पाकिस्तान की तरफ। जब यह पाकिस्तान की तरफ प्रवाहित होती है तो बुलर झील से होकर के जाती है। तो यहाँ पे क्या है? यह बुलर झील से होकर के जाती है। पाकिस्तान में जाने से पहले या किसे? बुलर झील से होकर यह पाकिस्तान में जाती है। कहाँ पे? पाक में जाती है। कहाँ पे? पाकिस्तान में जाती है। तो यह पाकिस्तान में जा करके यह चिनाब नदी में मिल जाती है। तो पाक में एक झाक स्थान है। क्या है? झाक स्थान है। यहाँ पे चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की झाक एक स्थान है, वहाँ पे बुलर झील से होकर के यह जब प्रवाहित होती है पाकिस्तान की तरफ, हमने बताया कि बैरीनाग जल स्रोत से यह निकल करके पश्चिम दिशा में जाती है। कहाँ पे? पश्चिम दिशा में पाकिस्तान की तरफ जाती है। तो यह पाकिस्तान में जाते वक्त यह बुलर झील से होकर के जाती है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित बुलर झील है। तो यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बुलर झील है। भारत में यदि मीठे पानी की झील पूछे तो यह बुलर झील है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब यहाँ पे देखते हैं, जब यहाँ पे बुलर झील से होकर के यह पाक में झाक नामक एक स्थान, वहाँ पे चिनाब नदी से यह मिल जाती है। कहाँ से? चिनाब नदी से यह मिल जाती है। अब यह जब झेलम जो नदी है यह श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, श्रीनगर में विसर्प का निर्माण करती है। श्रीनगर में विसर्प का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? विसर्प का। तो श्रीनगर में यह क्या करती है? विसर्प का निर्माण करती है। पाक में प्रवेश से पूर्व एक गहरी घाटी बनाती है। यहाँ पे जब भारत के जम्मू कश्मीर से होकर के यह पाकिस्तान में एंट्री करती है तो उसके पहले, पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले एक गहरा गार्ज बनाती है अर्थात एक खाई से होकर के यह जाती है। तो उस गहरे गार्ज का निर्माण है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले, पाक में प्रवेश से पहले एक गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का निर्माण करती है। अब इस गार्ज का नाम क्या है? इस गार्ज का जो नाम है बांस मंगल नाम है। क्या है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस गार्ज का नाम है बांस मंगल। बांस मंगल के नाम से जाना जाता है। तो इस गार्ज को क्या कहते हैं? बांस मंगल कहते हैं। अब यह चिनाब में मिलने से पहले एक मंगला डैम है, मंगला डैम का निर्माण करती है। तो यह मंगला डैम कहाँ है? यहाँ पे पाकिस्तान में, यहीं पे देख लेते हैं। पाकिस्तान में एक स्थान है, मंगला डैम का निर्माण करती है। यह कहाँ पे है? मंगला डैम पाकिस्तान में। यह मंगला डैम का भी निर्माण करती है। मंगला डैम का निर्माण करती है। पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलने से पहले यह पाकिस्तान में ही स्थित मंगला डैम का निर्माण भी करती है। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं, इस पे निर्मित कुछ परियोजनाएं हैं जिनका हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। यह झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लगभग यह 400 किलोमीटर तक यह भारत में बहने के बाद जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का भी निर्माण करती है। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच यह सीमा का भी निर्माण करती है। तो इस पे निर्मित परियोजनाओं को देखते हैं। इम्पोर्टेंट होती है परियोजनाएं। कई बार यहाँ से प्रश्न करता है कि इस पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो यहाँ पे झेलम नदी पे जो परियोजनाएं हैं उस पर हम जिक्र करते हैं। कौन कौन सी है? जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से जब प्रवाहित होती है तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक तुलबुल परियोजना। कौन सी? तुलबुल परियोजना।
यह कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना इसी पे चलाई जा रही है। एवं कौन सी परियोजना? उरी परियोजना। उरी परियोजना, ये तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना किस पे चलाई जा रही हैं? वो झेलम नदी पे चलाई जा रही हैं। अब ये हो गया झेलम। हमने यहाँ पे जिक्र किया था कि बुलर झील से होकर के यह किससे? चिनाब नदी में मिल जाती है। तो अब आइए, झेलम के बारे में तो जिक्र हो गया, अब आइए हम इसके बाद कौन सा? चिनाब नदी में मिल जाता है। तो यहाँ पे पहला जो हमने पंचनद पढ़ा वो झेलम पढ़ा। तो दूसरी यहाँ पे हम जो जिक्र करते हैं वो चिनाब नदी। कौन सी? चिनाब नदी के बारे में। अब हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं जो वो चिनाब नदी के बारे में। इसे प्राचीन नाम क्या करते हैं? अस्कनी के नाम से जाना जाता है। इसे प्राचीन में अस्कनी के नाम से जाना जाता है। इसे अस्कनी के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह क्या है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी है। अब यहाँ पे देखते हैं, चिनाब नदी को अस्कनी के नाम से जाना जाता है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसमें? 5 नदियों में से। इन 5 नदियों में से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में उद्गम का जिक्र करते हैं तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 2 जल सरिताएं हैं। कौन सी? एक है चंद्रा और एक है भागा। चंद्रा भागा, इन्हीं दोनों के मिलने से चंद्रा भागा का निर्माण होता है। और फिर इसे जाकर के हिमाचल में इसे क्या कहते हैं? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसका कारण हमने बताया कि 2 जल सरिताएं हैं। कौन कौन सी? एक है चंद्रा, दूसरा है भागा। इन दोनों के मिलने से चंद्रभागा का निर्माण होता है हिमाचल प्रदेश में। जब यह हिमाचल प्रदेश से आगे प्रवाहित होती है तब इसे चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे यह है, जहाँ पे यह मिलती हैं, यह क्या नाम है इसका स्थान का? तो इसे जो है लांगी के नाम से जाना जाता है। क्या है? यहाँ पे लांग के निकट इसे तांडी के नाम से जाना जाता है। क्या है? तांडी में यह संगम बनाती हैं। क्या है? तांडी में संगम बनाती हैं दोनों नदियाँ। क्या है? तांडी में यह संगम बनाती हैं। यहाँ के बाद इसे चिनाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ के आगे जब यह प्रवाहित होती हैं तो इसे चिनाब के नाम से जाना जाता है। और यह जहाँ पे यह तांडी हमने बताया कि संगम बनाती है, यह हिमाचल प्रदेश का एक लाहौल और स्पीति जिला है। यहीं पे यह स्थान है। तो यह कौन सा स्थान है? लाहौल और स्पीति। लाहौल एवं स्पीति। लाहौल और स्पीति, यहाँ पे यह तांडी में यह क्या करती है? सब संगम बनाती है। कौन सी? चंद्रा और भागा दोनों जल सरिताएं हैं। ये क्या हैं? जल सरिताएं हैं। इन्हीं दोनों के मिलने से चिनाब नदी का निर्माण होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं यह भारत में कितना अपवाहित होती है। तो यह चिनाब नदी जो है भारत में लंबाई कितनी है इसकी? 1180 किलोमीटर यह भारत में अपवाहित होती है। कितना? 1180 किलोमीटर भारत में अपवाहित होती है। अब इस पे अगर परियोजनाओं का जिक्र करें तो इस पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? इस पे यदि परियोजनाओं का जिक्र करें तो यहाँ पे परियोजना का जो है बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती ऐसे करके परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? यहाँ पे देखेंगे बगलिहार, यहाँ पे कौन सी? बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और कौन सी परियोजना है यहाँ पे? और यहाँ पे एक है सलाल परियोजना। तो यह 3 यहाँ पे परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल परियोजना यहाँ पे जो है। तो यह क्या करती है? जब इसके आगे बढ़ने के बाद एक है, यह यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया। कौन सा? चिनाब नदी अस्कनी के नाम से जाना जाता है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में 2 जल सरिताओं चंद्रा और भागा के सरिताओं से
चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और यह संगम जो यहाँ पे चंद्रा और भागा का बन रहा है वह तांडी संगम पे बन रहा है। इसके आगे जब यह प्रवाहित होती है इसे चिनाब के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे ये दो जल सरिताएं संगम बना रही हैं वह हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला है। यहाँ पे 3 परियोजनाएं मुख्य रूप से हैं। एक है बगलिहार परियोजना, दूसरा है दुलहस्ती परियोजना और उसके बाद है सलाल परियोजना। यह भारत में अपवाहित कितने किलोमीटर होती है तो 1180 किलोमीटर। इसके बाद हम अगली नदी जो जिक्र कर रहे हैं वह है रावी नदी। अगली जो नदी है कौन सी, वह रावी की नदी के बारे में हम जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो तीसरी नदी हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं वह है रावी नदी। यहाँ पे जो तीसरी नदी है यह कौन सी है, यह दूसरी हो गई। तीसरी नदी जो है सिंधु की यह है रावी नदी। रावी नदी, आइए हम इसके बारे में जिक्र करते हैं। रावी नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू है, यहाँ पे कुल्लू पहाड़ियों में हुआ है। कहाँ पे, इसका भी उद्गम जो है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में ही है। तो उद्गम उसका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र में, कुल्लू पहाड़ी का रोहतांग दर्रे के पश्चिमी, कुल्लू पहाड़ी में एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रोहतांग दर्रा है। कौन सा, रोहतांग दर्रा। इसके पश्चिम से इसका उद्गम होता है। कहाँ से, इसके पश्चिम से यह निकलती है। कौन सी, रावी नदी। तो रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रे के पश्चिमी भाग से निकलती है। कहाँ से, पश्चिमी भाग से निकलती है, पश्चिमी भाग से निकलती है। तो इसका उद्गम हो गया। अब यहाँ पे जब यहाँ से हिमाचल प्रदेश के यह कौन सा, रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद यह पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने के बाद हिमाचल की चंबा घाटी से बहती है। हिमाचल प्रदेश की यह जब यह पश्चिम में प्रवाहित होती है तो हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से, यहाँ पे क्या है, चंबा घाटी से प्रवाहित होती है। चंबा घाटी से यह प्रवाहित होती है। चंबा घाटी से यह क्या करती है, प्रवाहित होती है। जब यहाँ से प्रवाहित होने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व यह नदी पीर पंजाल और धौलाधर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व में और धौलाधर पर्वत श्रेणी दोनों के बीच से होकर के प्रवाहित होती है। यह क्या है, रावी नदी जो है पीर पंजाल एवं धौलाधर श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है। श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है। पाकिस्तान में मिलने से पहले यह पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों के बीच से यह प्रवाहित होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं धौलाधर, इसके बीच में यहाँ पे देखिए पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों से प्रवाहित होती है। इसमें फैक्ट जो हम बता रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब यह रोहतांग दर्रे के पश्चिमी भाग से निकलती है तो यह पाकिस्तान में मिलने से पहले यह चंबा घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। अब चंबा घाटी कहाँ है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी से यह दोनों के बीचों बीच से यह प्रवाहित होती है। इस पर निर्मित कुछ परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं का हम जिक्र करते हैं, इंपॉर्टेंट है। परियोजना का यहाँ पे जिक्र करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी परियोजना है, एक है चमोरा परियोजना। कौन सी है, चमेरा परियोजना। और दूसरी कौन सी है, थीन परियोजना। कौन सी है, थीन परियोजना है। तो यहाँ पे ये दो, थीन परियोजना को रणजीत सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रणजीत सागर भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये दो परियोजनाएं यहाँ पे कार्यरत हैं। तो यहाँ पे एक तीसरी परियोजना है शाहपुरकंडी के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे, लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट हैं, चर्चित हैं। यहाँ पे एक है थीन परियोजना, ये थीन है, थीन परियोजना, और एक है चमेरा, लेकिन एक और भी है पुरकंडी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये दोनों हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये पुरकंडी परियोजना। तो ये यहाँ पे रावी नदी पे 3 परियोजना है, चमेरा परियोजना, थीन परियोजना, पुरकंडी परियोजना। तो ये हो गया रावी नदी। अब रावी नदी के बाद हम यहाँ पे ब्यास नदी के बारे में जिक्र करते हैं। चौथी जो यहाँ पे है, यहाँ पे
ब्यास नदी के बारे में। इन 5 नदियों में से ब्यास नदी की खासियत यह है कि यह भारत में उद्गम होता है इसका, और भारत में ही यह अपवाहित होती हैं। और भी जो ये 4 नदियां हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। लेकिन जो ब्यास नदी है, यह क्या करती है, सिर्फ भारत में ही अपवाहित होती है। तो हम यहाँ पे जो चौथी नदी का जिक्र कर रहे हैं, वह है ब्यास नदी। यहाँ पे कौन सी है, ब्यास नदी। यह कहाँ से इसका उद्गम होता है, यह ब्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। यह इसका, आइए ब्यास देखते हैं, रोहतांग दर्रे के निकट। जैसा कि हमने इसे बताया था, रावी नदी भी यहाँ पे, किसका, रावी नदी जो थी, यह भी रोहतांग दर्रे के पश्चिमी तट से निकलती थी, और यह भी रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड के पास, यहाँ रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से है, ब्यास कुंड से इसका उद्गम है। यह भी क्या करती है, हिमाचल में कुल्लू घाटी से यह भी प्रवाहित होती है। यह यहाँ से उद्गम होने के कारण रोहतांग दर्रे से, यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। कहाँ से, कुल्लू घाटी से यह प्रवाहित होती है, कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। कौन सी, कुल्लू घाटी से यह प्रवाहित होती है। यहाँ पे 2 यह श्रेणियों का निर्माण करती है। यह धौलाधर श्रेणी में 2 यहाँ पे क्या करती हैं, 2 यहाँ पे श्रेणियों का निर्माण करती है। तो श्रेणियाँ नहीं, यहाँ धौलाधर श्रेणियों में यहाँ पे क्या करती है, 2 घाटियों का निर्माण करती है। क्या है, यहाँ पे धौलाधर श्रेणी में ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी धौलाधर श्रेणी में, कहाँ पे, धौलाधर श्रेणी में जब यह कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है, तो उसके आगे जाने के बाद यह धौलाधर श्रेणी से होकर के बहती है। यहाँ पे 2 घाटियों का निर्माण करती है। कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, एक है काती घाटी, और दूसरा है तारंगी के नाम से जाना जाता है। क्या है, इसे तारंगी और लारंगी दोनों इसे कहते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, घाटियां हैं। तो यह ब्यास नदी क्या करती है, धौलाधर श्रेणी में 2 घाटियों का निर्माण करती है। एक है काती के नाम से जाना जाता है, दूसरा लारंगी। तो यह 2 घाटियों का निर्माण करती है। कौन सी, 2 घाटियों का यह निर्माण करती है। अब यहाँ पे देखते हैं इस पे परियोजना कौन कौन सी है। इस पे परियोजना के बारे में जिक्र करते हैं। इस पे परियोजना जो है, हरके नामक स्थान पे एक हरके बैराज है। यहाँ पे हरके नामक स्थान पे, जहाँ पे यह सतलुज नदी से मिलती हैं, वहाँ पे हरके एक स्थान है। हरके नामक स्थान पर हरके नामक स्थान पर यह क्या करती है, सतलुज नदी से मिल जाती है। यहाँ पे यह सतलज नदी से मिलती हैं, सतलज नदी से मिलती हैं। तो सतलज नदी से मिलती हैं। यहाँ पे हरके बैराज बना है। क्या है, हरके बैराज बना है। आप लोग जानते होंगे हरके बैराज बहुत इंपॉर्टेंट है। हरके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है। यह भारत की सबसे बड़ी नहर है। यह भारत की क्या है, सबसे बड़ी नहर है, सबसे बड़ी नहर है। सिंचाई के दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में यह क्या है, इंदिरा गांधी नहर सिंचाई के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह कहाँ से निकलती है, हरके बैराज से, सतलुज नदी से मिलती है यहाँ पे हरके नामक स्थान पे। तो यह यहाँ पे ब्यास नदी था। तो अब यहाँ पे सतलज नदी से मिलती है। तो आइए हम अंतिम जो देखते हैं वह है कौन सी, सतलज नदी। तो यहाँ पे जो हम जिक्र कर रहे हैं सतलज नदी के बारे में, यहाँ पे अंतिम कौन सा है, सतलज नदी। सतलज नदी को पुरोगामी नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरोगामी। तो इसे पुरोगामी का कहने का तात्पर्य यह है कि यह नदी जो है, यह पार हिमालय से इसका उद्गम है। इसका उद्गम कहाँ है, मानसरोवर के पास में। तो मानसरोवर कहाँ है, वह तिब्बत में है। तो यहाँ पे जो हम 5वां देख रहे हैं वह है सतलज नदी। कौन सी, सतलज नदी, जिसे सतुद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसे सतलज नदी,
पांचवा जो है सतलज नदी है। सतलज नदी जो है यह देखते हैं, ये इसका उद्गम जो है कहाँ पे है, इसे पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। क्या है? पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। अगर उद्गम देखें हम तो उद्गम इसका मानसरोवर के पास से होता है। मानसरोवर, मानसरोवर, और यह मानसरोवर कहाँ पे स्थित है? मानसरोवर के निकट से, यह तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर के निकट एक स्थान है राकसताल। क्या है? राकसताल। तो यह इसका उद्गम कहाँ से है? राकसताल से इसका उद्गम है। इसे वहाँ पे तिब्बत में क्या किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में इसे लांगचेन ख्वाब के नाम से जाना जाता है। इसे तिब्बत में लांगचेन ख्वाब के नाम से जाना जाता है। ख्वाब के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? तिब्बत में। तिब्बत में इसे किसे नाम से जाना? लांगचेन ख्वाब के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम का जिक्र करें तो मानसरोवर के निकट राकसताल से हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं और भी इसके इम्पोर्टेंट क्या है। भारत में प्रवेश करने से पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत में यह उत्पन्न होती है। और यहाँ से जब जम्मू लद्दाख में, जब लद्दाख के क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश इसमें प्रवेश करती है तो यह लगभग भारत में प्रवेश करने से पूर्व 400 किलोमीटर तक यह क्या करती है? सिंधु की समानांतर बहती है। सिंधु के समानांतर बहती है, समानांतर बहती है। दोनों नदियां यहाँ से निकलने के बाद दोनों का उद्गम तिब्बत में ही है। तो यह यदि सिंधु है और यह सतलज है, दोनों नदियां यह 400 किलोमीटर तक क्या करती हैं? एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। सॉरी, 400 किलोमीटर तक यह एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण परियोजना है, उसका हम जिक्र करते हैं। यहाँ पे जो परियोजनाएं हैं वह है भाखड़ा। यहाँ पे जो परियोजना है वह भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी? भाखड़ा नागल परियोजना है। दूसरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वह यहाँ पे हरके बैराज है। हरके बैराज है। वहाँ पे हमने ब्यास नदी के बारे में भी जिक्र किया था कि ब्यास नदी पे, सॉरी हमने मिटा दिया, यहाँ पे ब्यास नदी में भी हरके बैराज स्थान पे यह क्या करती है? और इंदिरा गांधी, यह यहाँ पे 3 परियोजनाओं को यह इसका जल लाभान्वित करता है। तो यह हो गया इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना, हरके बैराज और इंदिरा गांधी परियोजना, तो यह यहाँ पे है। यदि हम यहाँ पे इसकी लंबाई का जिक्र करें तो सतलुज नदी की जो लंबाई है, यहाँ पे इसकी लंबाई अगर जिक्र करें तो इसकी लंबाई है कितनी? 1450 किलोमीटर। कितनी है? 1450 किलोमीटर, जिसमें से 1050, कितना? 1050, नीचे नहीं दिख रहा होगा, इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है। कितनी है? 1450 किलोमीटर, जिसमें से 1050 किलोमीटर यह भारत में अपवाहित होती है। कितनी? 1450 किलोमीटर सतलज की लंबाई है, जिसमें से 1050 किलोमीटर यह भारत में अपवाहित होती है और उसके बाद यह पाकिस्तान में अपवाहित होती है। तो यहाँ पे यह था इम्पोर्टेंट, यहाँ पे 5 नदियों के बारे में हमने जिक्र किया। तो आज के लिए इतना ही। अगली जो हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, वह है गंगा का अपवाह तंत्र। क्या है? गंगा का अपवाह तंत्र। गंगा का अपवाह तंत्र। तो आज के लिए इतना ही। हम जो है कल क्या जिक्र करेंगे? गंगा का अपवाह तंत्र। तो यह सिंधु का अपवाह तंत्र का यहाँ पे समाप्त हुआ। आप लोग क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।